हेलो टू ऑल, वेलकम टू एलईएस। आज हमारी इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट 3। ये जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं हम एनसीईआरटी को रेफ़र कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक हमारी बेसिक बुक है। अगर आपने इसके पहले के सेशंस नहीं देखे तो प्लीज़ अटेंड देम, क्योंकि उसी से इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। द सीरीज़ इज़ मेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जहाँ पे जीएस इकोनॉमी कवर होती है, चाहे फिर वो आरबीआई हो, चाहे फिर वो नबार्ड हो, सेबी हो, एंड इवन स्टेट पीसीएस। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आपने जीडीपी तो बहुत सुना होगा। हर साल, हर क्वार्टर, हर 3 महीने में एक बार जीडीपी ग्रोथ जो है वो निकाली जाती है, राइट। तो ये जीडीपी होती क्या है? ग्रोथ तो ठीक है, पहले हम ये देख लें कि जीडीपी क्या होती है। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुड वाले सेशन में किया था। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हटा के जो एग्रीगेट प्रोडक्शन हो रहा है टोटल एक कंट्री के अंदर ही, उसे बोलेंगे जीडीपी। अब इस एक कंट्री में जो भी प्रोड्यूस कर रहा होगा वो सब जीडीपी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, खुद इंडियंस भी हैं, है ना। कुछ साउथ अफ्रीका से हैं जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यूएस से हैं कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं आकर, है ना। कुछ लोग फिर अफ़गानिस्तान से आ जाते हैं, सीरिया से भी आए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, और वो भी किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सब के सब इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये सब के सब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडियंस, बांग्लादेशी, सऊदी अरेबियंस, जो भी है, यूएस का, अफ़गानिस्तान का, सीरिया का, साउथ अफ्रीका का, जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब जीडीपी में आएगा। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटा सा है कि यहाँ पे मान लीजिए ह्यूंडई है, ठीक है, या फिर होंडा कंपनी हो गई कार की। तो वो यहीं पे आकर मैन्युफैक्चर करती है अपने फाइनल गुड्स को, कार को, और फिर उसके बाद में सेल करती है, राइट। तो ये जो है वैसे तो कंपनी यहाँ की है नहीं, कंपनी तो कहीं और की है, राइट। तो जो ये कंपनी यहाँ प्रोड्यूस करी है ये भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया से लोग बाहर गए होंगे, स्पेशली इंडिया से जैसे लोग सऊदी अरेबिया और ये जितनी भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत जाते हैं, यूएस में है, यूरोप में है ना, मलेशिया, थाईलैंड में भी हैं। तो ऐसे जो इंडियन नेशनल्स जो कि बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाकर बाहर गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, क्या उनका प्रोडक्शन जीडीपी में काउंट होगा? तो नहीं, उनका प्रोडक्शन जीडीपी में नहीं काउंट होता है। वो उनकी मतलब कि यूएस का अगर इंडिया का कोई बंदा है जो यूएस की इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो यूएस की इकोनॉमी में ऐड होगा, हमारी इकोनॉमी में नहीं ऐड होगा। ये 3 बातें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर हो रहा है इंडियन सिटीज़न के द्वारा, इंडिया के अंदर जो हो रहा है फॉरेन सिटीज़न के द्वारा, ये दोनों ही चीज़ें ऐड हो जाएंगी। लेकिन वो प्रोडक्शन जो आउटसाइड इंडिया हो रहा है वो इंडियन सिटीजन्स, चाहे इंडियन सिटीजन हो कोई और हो, तो हमसे कोई मतलब ही नहीं, राइट, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा अच्छा कंसेप्ट है कि डोमेस्टिकली जो भी प्रोड्यूस हो रहा, जो भी XYZ हमारी इस टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब का सब जीडीपी का पार्ट बन जाता है। लेकिन इससे क्या हमें नेशनल इनकम आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक है ना। जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका प्रॉफिट जो है वो तो बाहर चला जाएगा। जो बाहर के लोग हैं, है ना, जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, वो अपना प्रॉफिट लेकर तो बाहर चले जाएंगे, तो जीडीपी में तो काउंट हो जाएगा। मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी हो रही है, ये हमें समझ आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमारे यहाँ के लोग कितना कमा रहे हैं हमें ये नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से आएंगे, अलग कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। अच्छा, जब जीडीपी पढ़ लिया तो जीडीपी ग्रोथ भी समझ ही आ गया होगा। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है कि आज मतलब कि 2019 में मान लीजिए
₹100 का प्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो और 2020 में 110 रुपये का प्रोडक्शन किया है। तो ये जो 10% जीडीपी बढ़ी है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ा है हमारा, यही 10% क्या बोल जाएगा, इसको बोलेंगे हम ग्रोथ रेट, या सिंपल टर्म्स में जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी है। राइट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट वही है कि अब क्या है कि पहले जो फॉरेन सिटीज़न था उसका यहाँ पे ऐड हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल्स का ऐड होना है। तो अब कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा उल्टा, वाइस वर्सा हो जाएगा जीडीपी के। जीडीपी में फॉरेन सिटीजन्स का इंक्लूड हो रहा था और जो इंडियन सिटीजन्स बाहर काम कर रहे थे उनका नहीं इंक्लूड हो रहा था, लेकिन जीएनपी में हमें एग्जैक्टली यही इंक्लूड करना है। मतलब कि वो लोग जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो कि इंडिया में रहकर अर्न कर रहे हैं, उनका हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये देखिए, प्रोडक्शन बाय ए फॉरेनर इन इंडिया, ये हम एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन जो भी प्रोडक्शन एक इंडियन कर रहा है, चाहे फिर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो, चाहे फिर वो इंडियन टेरिटरी के बाहर हो, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो अगर कोई यूएस में, हमारा जो भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं यूएस में, और ये सब का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे होती हैं, उनका वो काउंट नहीं होता है, वो उनका जीडीपी में नहीं काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे काउंट होता है। अब प्रॉब्लम ये होगी, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, मतलब हमें कैसे पता चले कि भाई जो है कि कितना प्रोड्यूस किया है उन्होंने, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी। तो इसके लिए टर्म एक आता है जो कि होता है NFIA। NFIA को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? 1 सेकेंड, हाँ, इसको पढ़ते हैं। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि जो टोटल फैक्टर इनकम हमारे फैक्टर्स, मतलब कि कोई एक्स बंदा है, वो दुबई गया हुआ है, ठीक है, दुबई में वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ अर्न तो कर ही रहा होगा, काम कर रहा होगा। अब वो क्या करेगा, ये बंदा एक्स दुबई से वो यहाँ पर हमको रेमिटेंस भेजेगा। तो ये जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेमिटेंसेस का मतलब कि वो इनकम जो कि इंक्लूड होती हैं, ऐसी रेमिटेंसेस वो जब भेजेगा तो इन रेमिटेंसेस को हमारे यहाँ पे जीएनपी के लिए इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कोई XY बंदा है जो कि इंडिया में है लेकिन है यूएस का, ठीक है, ये मान लीजिए बांग्लादेश का है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी कंट्री में रेमिटेंसेस भेजेगा, तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। तो सिंपल सा यही है कि जो इनकम हमारी अर्न हो के अंदर आए उसको ऐड कर लीजिए, और जो इनकम यहाँ से बाहर चली जाए रेमिटेंसेस के फॉर्म में, उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। यही दोनों का डिफरेंस या फिर नेट जो है वो बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में आप बिठा लीजिए। जब भी हमें डोमेस्टिक से, और इसको याद करना इजी होता है क्योंकि आपको समझ आने लगेगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन क्वेश्चंस इससे काफ़ी आते हैं कि डोमेस्टिक से जब हमें नेशनल पे जाना हो, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक से ग्रॉस नेशनल पे गए, तो हमने क्या किया, हम डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा एक ये हुआ कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन हटाना होगा। डेप्रिसिएशन हटा देंगे हम, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने क्या किया था, हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तक आ गए थे, है ना, GNP तक आ गए थे, और हमें GNP से NNP नेट पे आना है। तो अभी मैंने आपको सिंपल सा फंडा क्या बताया कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होगा, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो हम वही कर देंगे कि जब GNP NP में डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, हमको NNP मिल जाएगा। अच्छा, ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली, GDP की, GNP की और अभी NNP की, ये सब मार्केट प्राइस पे थे, राइट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, हम वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को टेक्निकली बोला जाता है NNP-FC। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछले सेक्शन में जाके पढ़िए, हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट कवर किया था। शॉर्ट में बता देती हूँ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि लैंड प्लस लेबर प्लस वेजेस प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर की जो इनकम होती है, इनकी कंट्रीब्यूशन पेमेंट होती है, उसको चारों की मिलाकर बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें जब नेशनल इनकम निकालना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा। तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए कैसे करेंगे, जब हमने उस टाइम पे उस लेक्चर में किया था तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देने होते हैं, या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम पे जाना हो फैक्टर कॉस्ट पे तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देने होते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि GDP, GNP, NNP ये तीनों हमने भी मार्केट प्राइस पे निकालने थे। तो इसको जैसे ही फैक्टर कॉस्ट पे निकालने होंगे, क्या करना होगा, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म कर देने होंगे, उसको एक्सक्लूड करना होगा, और तब जो निकलेगा वो बनेगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, ये बहुत छोटा सा इसका कंसेप्ट है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाया हुआ है कि GDP में जब NFIA ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GNP मार्केट प्राइस पे। GNP में जब डेप्रिसिएशन तो हमें क्या मिलेगा, NNP। NNP में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाएंगे तो हमको मिलेगा NNP-FC या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया हो। देखिए, डेप्रिसिएशन क्यों हटाते हैं, वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है कि जितने भी हमारे फिक्स्ड कैपिटल होते हैं या फिर फिक्स्ड असेट्स होते हैं, इनकी हमेशा वैल्यू घटती है, हमेशा कम होगी इनकी वैल्यू। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग में एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इसको समझते हैं ऐसे कि 10,000 रुपये का कोई सामान आया है और हमें ये पता है कि ये 10 साल बाद में एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना होगा, हर साल इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हटा देनी होगी, कम करनी होगी। तो इसकी कितनी वैल्यू हटेगी, इसका मतलब ये है कि हर साल 1,000 रुपये इससे कम हो रहे हैं। तो जब हम अकाउंट्स लिखते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन के नाम पर उस प्रोडक्ट का 1,000 रुपये कम कर देते हैं कि इतना डेप चला गया, इतना डेप्रिसिएशन चला गया। तो ये तो एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट होता है। इनकम तो किसी की हो नहीं रही है, एक्चुअली में तो खर्चा भी किसी का नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट पे क्यों करते हैं और मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस टाइम पे GST कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी इसके कुछ में 0 कर दिया जाता है, कुछ का 5 कर दिया जाता है, राइट। तो ये जो टैक्सेस जो हैं ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इन फ्लक्चुएशन से नेशनल इनकम भी फ्लक्चुएट करेगी। अब अगर नेशनल इनकम हर टाइम पे फ्लक्चुएट ही करती रहेगी तो फिर हमें एग्जैक्टली नेशनल इनकम है क्या वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको नेशनल इनकम काउंट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देते हैं, हम फैक्टर कॉस्ट पे मिलते हैं ताकि एक हमको स्टेबल प्राइस मिले। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, स्टेबल इनकम, नेशनल इनकम वैसे होता क्या है, नेशनल इनकम सिंपल, जो नेशनल्स कमा रहे हो वो टोटल उसका नेशनल इनकम हो जाता है। इसी नेशनल इनकम से एग्रीगेट में अगर हम पर कैपिटल इनकम निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पर कैपिटल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपको एक एक बंदे का मिल जाएगा। ठीक है, कि हर एक बंदा, हर एक नेशनल, हर एक सिटीज़न या रेजिडेंट क्या कमा रहा है, वही हो जाएगा हमारी पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल GDP का। नॉमिनल एंड रियल GDP में क्या होता है, नॉमिनल GDP किसको बोलते हैं,
नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं कि हम आज क्या काउंट कर रहे हैं, मतलब आज हमारी जीडीपी की वैल्यू कितनी है आज के करेंट ईयर में, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करेंट और प्रिवेलिंग प्राइसेस, आज के प्राइसेस में, तो ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगी। फिर रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है द वैल्यू ऑफ जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस निकालने के लिए हमको इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट करना होता है। एग्जाम्पल से समझते तो जल्दी समझ आएगा हमें। देखिए 2 साल देख लिए हम लोगों ने, एक 2011 एक 2012, है ना। अब क्या होता है, हमको जीडीपी निकालनी है, ठीक है, हमको प्रोडक्शन निकालना है, ना कि हमको प्राइस। अच्छा, जीडीपी दोनों तरह से बढ़ सकती है, या तो एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़े, जो कि हमें एक्चुअली निकालना है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, या फिर प्राइसेस बढ़ जाए। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भी तो एग्रीगेट बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन प्राइसेस से निकालेंगे तो हमको एक्चुअल रियल जीडीपी का प्राइस नहीं पता चलेगा, रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं पता चलेगी। इसलिए हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, लेकर आते हैं। नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा कि हम इन्फ्लेशन अगर कितना रहा, कितना घटा, कितना कम हुआ, इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। जो भी प्राइसेस आज चल रहे हैं हम बस उसको प्रोडक्शन से टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें नॉमिनल जीडीपी मिल जाती है। और रियल जीडीपी निकालने के लिए हमको एक बेस ईयर चाहिए होता है, और उस बेस ईयर के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि अगर उस टाइम के प्राइसेस इतने थे, आज अगर यही प्राइसेस होते तो हमारी जीडीपी कितने की होती, तो उससे हमें रियल जीडीपी पता चलती है। तो रियल जीडीपी का कंसेप्ट में क्या होगा, सिंपल सा है कि वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट से बढ़ते हैं। मान लीजिए 2011 में हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और हर एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपये, तो टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा 1000 रुपये। तो करंट प्राइसेस पे अगर हम 2011 के लिए देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या हुई, 1000 रुपये की हुई। हमने 1000 टोटल प्रोडक्शन कितना किया, 1000 का किया। हम 2012 में आए और हमने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मतलब हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ गई है ना, ये तो हमें समझ आ रहा होगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, है ना, 10 से 15 रुपये हो गए। तो अब हमने जब टोटल निकाला तो हमने देखा 2250 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है इस साल। ये 2250 रुपये अगर हम देखें तो ये 2012 के लिए नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी निकल आई है। लेकिन क्या इससे हम रियल जीडीपी बता सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि प्राइसेस भी तो जो है बढ़ गए हैं, तो लेकिन हमें तो प्राइसेस बढ़ा के दिखाने नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम रियल जीडीपी निकालेंगे बेस ईयर 2011 को मानते हुए। इस बेस ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अगर हम 150 यूनिट प्रोड्यूस करते लेकिन प्राइसेस अगर हमारे 10 ही रुपये होते तो कितना प्रोडक्शन होता, कितना जीडीपी निकलता। तब हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारा रियल जीडीपी जो निकला है वो निकला है 1500 रुपये, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बस इतना ही डिफरेंस है कि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे होता है, जो भी करंट प्राइस चल रहा हो, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। इसलिए हमको एक बेस ईयर चाहिए होता है जिससे हम कंपेयर करें कि प्राइसेस कितने थे, उसी से हमको रियल जीडीपी ग्रोथ भी मिलती है और रियल जीडीपी का पता भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर से आप ये मत समझिएगा कि कुछ डिफ्लेट हो रहा है या फिर कुछ कम हो रहा है, वैसा नहीं है। यहाँ पर डिफ्लेटर से एक मतलब है कि एक रेशियो, एक्चुअली में जीडीपी डिफ्लेटर एक रेशियो होता है, किसका किसका, यही नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी हो जाएगा। तो हम अगर पिछला ही एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें 2012 के लिए जीडीपी इन्फ्लेटर चाहिए हो तो हमारी नॉमिनल जीडीपी निकली थी 2250 रुपये और जो रियल जीडीपी निकली थी वो थी 1500 रुपये। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हम देखेंगे 1.5 टाइम्स प्राइसेस बढ़े हैं, मतलब कि 1.5 टाइम्स प्राइस है नॉमिनल जीडीपी का ऑफ रियल जीडीपी, जो कि हम देखेंगे एक्चुअली में था भी। देखिए प्राइसेस एक्चुअली में 1.5 टाइम्स ही 10 से 15 रुपये ही हुए हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हमको ये समझ आ जाता है कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं एक बेस ईयर से करेंट ईयर में। देखिए इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड फ्रॉम द बेस ईयर टू द करेंट ईयर, ठीक है। तो ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए। ये एक रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।